स्वागत है आपका ज्ञानोदय पॉडकास्ट में। आज हम एक ऐसी किताब पर गहराई से बात करने वाली हूँ जिसके नारे जैसे 0 to 1 ये तो सबने सुने, लेकिन इसके पीछे की जो सोच है उसे बहुत कम लोग पकड़ पाते हैं। हम बात कर रहे हैं पीटर थियल की मशहूर और कह सकते हैं विवादास्पद किताब 0 to 1 के बारे में। और देखिए, आज हमारा मकसद सिर्फ 0 to 1 की मशहूर लाइनों को रटना नहीं है। हम उन आइडियाज़ को कुरेदेंगे जिन पर सबसे ज़्यादा बहस होती है, जो हमें शायद थोड़ा असहज भी करते हैं। पीटर थियल, जो पेपाल के को-फाउंडर और फेसबुक के पहले बड़े निवेशक थे, उनका एक बहुत ही साहसिक तर्क है। बिल्कुल। उनका तो मूल मंत्र ही यही है कि दुनिया जिस बात पर सहमत है, क्या वो सच में सच है? वो कहते हैं कि दुनिया में ज़्यादातर लोग, ज़्यादातर कंपनियां, वो पहले से मौजूद चीज़ों को बस थोड़ा बेहतर बनाने में लगी हैं। हाँ, कॉपी करना एक तरह से। हाँ, जिसे वो कहते हैं 1 से n तक जाना। लेकिन असली प्रगति, असली इनोवेशन वो तब होता है जब कोई कुछ बिल्कुल नया बनाता है। 0 से 1। 0 से 1, जो पहले था ही नहीं। तो ये चर्चा नकल की नहीं, बल्कि निर्माण की है। और यहीं से बात दिलचस्प हो जाती है। मतलब ये एकाधिकार बनाने की कहानी है, प्रतिस्पर्धा में जीतने की नहीं। तो चलिए इस सोच की परतों को खोलते हैं और समझते हैं कि क्यों थियल के विचार आज भी लोगों को इतना सोचने पर मजबूर करते हैं। तो किताब की शुरुआत ही एक झटके के साथ होती है। थियल कहते हैं कि हम सब भविष्य को लेकर एक बहुत अजीब सी सोच रखते हैं। मतलब हमें लगता है कि भविष्य अपने आप आज से बेहतर हो जाएगा, पर कैसे होगा, इसका कोई प्लान नहीं है। बिल्कुल। और वो आज के समाज की मानसिकता पर एक बड़ा सवाल उठाते हैं। कहते हैं कि हम बाहर से तो आशावादी दिखते हैं, लेकिन अंदर से डरे हुए हैं। छात्र कॉलेज में किसी एक चीज में गहराई तक जाने के बजाय वेल राउंडेड बनने की कोशिश करते हैं, ताकि सारे दरवाजे खुले रहें। हाँ, और कंपनियां भी कोई बड़ा क्रांतिकारी कदम उठाने के बजाय बस छोटे मोटे सुधार करती रहती हैं। एक तरह का डिफेंसिव गेम। बिल्कुल। और यहाँ पर थियल दो तरह के आशावाद के बीच एक बहुत जरूरी फर्क बताते हैं। अच्छा। पहला है निश्चित आशावाद, डेफिनेट ऑप्टिमिज्म। हाँ, ये आप सोचिए 19वीं और 20वीं सदी के अमेरिका जैसा था, जहां लोगों के पास भविष्य का एक साफ नक्शा था। उन्हें पता था कि वो बड़े बड़े बांध बनाएंगे, रेलवे लाइनें बिछाएंगे। मतलब एक प्लान था। हाँ, एक ठोस प्लान था कि भविष्य को अपनी मेहनत से एक शक्ल देंगे। हाँ। और दूसरा है अनिश्चित आशावाद, इनडेफिनेट ऑप्टिमिज्म। हाँ, जो वो कहते हैं कि आज की दुनिया पर हावी है। इसका मतलब है, हाँ, भविष्य बेहतर तो होगा, पर पता नहीं कैसे। बिल्कुल, कोई ना कोई कर ही लेगा। ये आज हर तरफ दिखता है। कंपनियां कहती हैं हम एआई का इस्तेमाल करेंगे, पर किस लिए, कैसे, इससे कौन सी बड़ी समस्या हल होगी, इसका कोई ठोस प्लान नहीं है। से बनाने की जिम्मेदारी किसी और पर डाल रहे हैं। और इसी सोच से जुड़ा है उनका अगला तर्क, जो सिलिकॉन वैली के तथाकथित ज्ञान पर सीधा हमला है। हाँ? वो 1999 के .com बुलबुले के दौर को याद करते हैं। जब वो बुलबुला फूटा तो सिलिकॉन वैली ने उससे कुछ सबक सीखे, जैसे कि धीरे धीरे कदम बढ़ाओ, बड़े विजन से बचो, और मुनाफे से ज्यादा ग्रोथ पर ध्यान दो। हाँ, और सबसे जरूरी कि प्रतिस्पर्धा एक अच्छी चीज है। और थियल कहते हैं कि ये सारे सबक बिल्कुल गलत थे। बिल्कुल गलत। वो कहते हैं कि सही सबक ठीक इसके उल्टे थे। सही सबक ये था कि एक मजबूत बिजनेस की नींव रखनी चाहिए, सोचे समझे जोखिम लेने चाहिए, और सबसे बड़ी बात, क्या? प्रतिस्पर्धा मूल्य को नष्ट करती है, उसे बनाती नहीं है। एक मिनट, यहां मुझे रुकना पड़ेगा। ये बात तो चौंकाने वाली है। हम सबने बिजनेस स्कूल में, अपनी नौकरियों में, हर जगह यही सीखा है कि कंपटीशन अच्छा होता है। बिल्कुल। इससे ग्राहकों को बेहतर प्रोडक्ट मिलता है, कीमतें कम होती हैं। लेकिन थियल इस पूरी सोच को ही पलट रहे हैं। हाँ, उनका कहना है कि कंपटीशन तो हारने वालों के लिए है। क्या बात है। यही इस किताब का सबसे, कह सकते हैं, क्रांतिकारी विचार है। हाँ। उनका तर्क है कि पूंजीवाद और प्रतिस्पर्धा ये एक दूसरे के दुश्मन हैं। जब आप कड़ी प्रतिस्पर्धा में होते हैं तो आपका सारा ध्यान अपने प्रतिद्वंदी पर होता है, ग्राहक पर नहीं। ग्राहक या प्रोडक्ट पर नहीं। और मुनाफा इतना कम हो जाता है कि आप ना तो रिसर्च में पैसा लगा सकते हैं, ना ही अपने कर्मचारियों पर ज्यादा खर्च कर सकते हैं। आप बस बाजार में टिके रहने के लिए लड़ते हैं। तो फिर इसका समाधान क्या है? अगर प्रतिस्पर्धा नहीं तो क्या? एकाधिकार, मोनोपोली। मोनोपोली? ये शब्द तो मतलब थोड़ा डरावना लगता है। हाँ, पर यहाँ एकाधिकार शब्द से डरने की जरूरत नहीं है। थियल का मतलब किसी अवैध कार्टेल से नहीं है। उनका मतलब है एक क्रिएटिव मोनोपोली, यानी एक ऐसी कंपनी बनना जो कुछ इतना अनोखा और बेहतरीन करती है कि उसका कोई सीधा प्रतियोगी ही ना हो।
गूगल सर्च में है बिल्कुल। या एक जमाने में माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम में था। ये कंपनियां इतनी अलग हैं कि वो अपनी एक अलग ही श्रेणी में खेलती हैं। लेकिन इसमें खतरा भी तो है। मतलब जब एक कंपनी एकाधिकार बन जाती है तो क्या वो अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल नहीं कर सकती? जैसे ग्राहकों के लिए कीमतें बढ़ाना या इनोवेशन बंद कर देना। इतिहास में तो ऐसा हुआ है। ये एक बहुत जायज सवाल है और किताब की एक आलोचना भी इसी से जुड़ी है। थील का तर्क यह है कि एक क्रिएटिव मोनोपोली सिर्फ इसलिए एकाधिकार में है क्योंकि वो दूसरों से बहुत बेहतर मूल्य दे रही है। जिस दिन वो ऐसा करना बंद कर देगी, कोई और उसकी जगह ले लेगा। अच्छा। लेकिन हाँ, ये मान लेना कि हर एकाधिकार अच्छा ही होगा, ये थोड़ा ज्यादा आशावादी है। सही है। तो अगर एक स्टार्टअप का लक्ष्य प्रतिस्पर्धा से बचना और एकाधिकार बनना है, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि बाजार में सबसे पहले घुसने वाली कंपनी हमेशा जीते, ये जरूरी नहीं है, जिसे हम फर्स्ट मूवर एडवांटेज कहते हैं। वो इसे पूरी तरह खारिज कर देते हैं। पूरी तरह। हाँ, वो कहते हैं कि फर्स्ट मूवर एडवांटेज एक मिथक है। लक्ष्य पहला होना नहीं है, बल्कि आखिरी होना है। आखिरी होना, इसका क्या मतलब हुआ? मतलब वो कंपनी बनना जो बाजार पर दशकों तक राज करे। इसका कोई उदाहरण? बहुत सारे हैं। गूगल पहला सर्च इंजन नहीं था, उससे पहले अल्टा विस्टा, लाइकोस जैसे कई थे। हाँ, सही है। फेसबुक पहला सोशल नेटवर्क नहीं था। माइस्पेस था, फ्रेंडस्टर था। बिल्कुल। वे इसलिए नहीं जीते कि वो पहले आए, वे इसलिए जीते क्योंकि उन्होंने एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया जो दूसरों से 10 गुना बेहतर था, और वे अपने क्षेत्र के अंतिम सबसे प्रभावशाली खिलाड़ी बन गए। तो रणनीति क्या होनी चाहिए? थील की रणनीति है, एक बहुत छोटे विशिष्ट बाजार से शुरुआत करो। इतना छोटा कि बड़े खिलाड़ी उस पर ध्यान ही ना दे। हाँ, उस पर पूरी तरह हावी हो जाओ, एकाधिकार बनाओ और फिर धीरे धीरे उससे जुड़े दूसरे बाजारों में विस्तार करो। Amazon ने सिर्फ किताबों से शुरुआत की थी। और फेसबुक ने सिर्फ हार्वर्ड के छात्रों से। सही। यहाँ रफ्तार से ज्यादा गहराई मायने रखती है। और यहीं पर एक और दिलचस्प बात आती है, आप लॉटरी टिकट नहीं है। थील इस विचार से नफरत करते हैं कि सफलता सिर्फ किस्मत की बात है। बिल्कुल। उनका मानना है कि एक अच्छी योजना हमेशा किस्मत पर भारी पड़ती है, और ये पावर लॉ के सिद्धांत से जुड़ता है। वेंचर कैपिटल की दुनिया में एक जाना माना सच है। एक वीसी फंड मान लीजिए 100 कंपनियों में पैसा लगाता है। उनमें से 80 डूब जाती हैं, 19 किसी तरह चलती रहती हैं, और सिर्फ एक कंपनी इतना पैसा कमा कर देती है जो बाकी 99 के नुकसान से भी ज्यादा होता है। वो एक कंपनी गूगल, फेसबुक या एयरबीएनबी होती है। इसका मतलब तो ये हुआ कि 100 औसत कंपनियों में पैसा लगाने से बेहतर है कि वो उस एक असाधारण कंपनी को खोजने में अपनी पूरी ताकत लगा दें। ये तो पारंपरिक निवेश की सलाह, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, यानी विविधीकरण के बिल्कुल खिलाफ है। हाँ, और थील कहते हैं कि विविधीकरण डरपोकों के लिए है। ये इस बात को स्वीकार करना है कि आपको नहीं पता कि भविष्य में क्या काम करेगा। वो कहते हैं, अपना दांव सोच समझ कर लगाओ। उस एक विचार या कंपनी को चुनो जिसमें 0 to 1 जाने की क्षमता हो, एकाधिकार बनाने की क्षमता हो। हाँ, और फिर उस पर पूरी ताकत लगा दो। तो ये सब एक रहस्य खोजने जैसा है, एक ऐसा सच जो दुनिया में बहुत कम लोग जानते हैं, एक ऐसा अवसर जिसे बाकी सब नजरअंदाज कर रहे हैं। हाँ, और सफल स्टार्टअप उन्हीं रहस्यों को खोजकर बनते हैं। लेकिन जब एक बार वो रहस्य मिल जाए तो कंपनी की नींव वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। नींव मतलब एक कंपनी की किस्मत उसके शुरुआती दिनों में ही तय हो जाती है। संस्थापक कौन है, उनके बीच मालिकाना हक कैसे बटा है, कंपनी का मिशन क्या है। अच्छा। अगर इन शुरुआती फैसलों में गड़बड़ हो गई तो उसे बाद में ठीक करना लगभग नामुमकिन है। वो कंपनी अंदर से ही खत्म हो जाएगी। इसका सबसे बड़ा उदाहरण शायद पेपैल माफिया है। बिल्कुल। ये कोई मजाक नहीं है। उस शुरुआती टीम से यूट्यूब, लिंक्डइन, येल्प, स्पेसएक्स जैसी कंपनियां निकली। ये कैसे संभव हुआ? क्योंकि थील के अनुसार एक स्टार्टअप को एक कॉर्पोरेट दफ्तर की तरह नहीं, बल्कि एक मिशन पर निकले कबीले की तरह महसूस होना चाहिए। एक कबीला। हाँ, उन्होंने पेपाल में ऐसे लोगों को काम पर रखा जो एक जैसे सोचते थे, जो सिर्फ नौकरी और तनख्वाह के लिए नहीं आए थे, बल्कि एक मुश्तरका मकसद, एक कॉमन पर्पस के लिए साथ थे। तो एक मजबूत कल्चर बनाना उतना ही जरूरी है जितना एक मजबूत प्रोडक्ट बनाना, शायद उससे भी ज्यादा। लेकिन एक बेहतरीन टीम और बेहतरीन प्रोडक्ट बना लेना ही काफी नहीं है ना? थील एक और मिथक तोड़ते हैं कि अगर आप इसे बनाते हैं तो वे आएंगे। हाँ, कि अच्छा प्रोडक्ट खुद ब खुद बिक जाता है। वो कहते हैं कि ये स्टार्टअप की दुनिया का सबसे खतरनाक झूठ है। बिक्री
यानी सेल्स, और वितरण यानी डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी उत्पाद जितनी ही महत्वपूर्ण है, कभी कभी तो उससे भी ज्यादा। अच्छा। हर सफल कंपनी के पास एक सोची समझी बिक्री की रणनीति होती है, भले ही वो उसे जाहिर ना करें। इंजीनियर अक्सर सेल्स को हे दृष्टि से देखते हैं, लेकिन सच ये है कि बिना एक अच्छे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के बेहतरीन तकनीक भी बेकार है। और ज्ञानोदय पॉडकास्ट में हम ऐसे ही छुपे हुए लेकिन जरूरी सच सामने लाने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? थील ने स्टार्टअप्स के लिए 7 सवाल भी दिए हैं जो उन्हें खुद से पूछने चाहिए। हाँ। जैसे, क्या आपकी तकनीक दूसरों से 10 गुना बेहतर है? क्या आपने एक छोटे बाजार से शुरुआत की है जिस पर आप हावी हो सकते हैं? क्या आपके पास सही टीम है? क्या आपके पास अपने प्रोडक्ट को ग्राहकों तक पहुंचाने का तरीका है? ये सब बहुत जरूरी सवाल हैं। और किताब के अंत में वो संस्थापक के विरोधाभास यानी फाउंडर्स पैराडॉक्स की बात करते हैं। वो क्या है? वो कहते हैं कि जो लोग कंपनियां बनाते हैं वो अक्सर अजीब होते हैं, जुनूनी, जिद्दी और कभी-कभी समाज से कटे हुए। लेकिन वो कहते हैं कि ये कोई कमी नहीं है, बल्कि एक जरूरत है। हाँ, दुनिया को बदलने के लिए ये एक जरूरत है, क्योंकि दुनिया को बदलने के लिए आपको उसे एक अलग नजरिए से देखना पड़ता है। लेकिन हमें ये भी मानना होगा कि इस किताब में सब कुछ सही नहीं है। जैसा कि हमने पहले भी बात की, एकाधिकार को जरूरत से ज्यादा अच्छा बताया गया है। बिल्कुल। और भी आलोचनाएं हैं। क्या? एक बड़ी आलोचना है स्टार्टअप प्रिविलेज बायस की। मतलब किताब ये मानकर चलती है कि संस्थापक के पास अच्छी शिक्षा, सिलिकॉन वैली का नेटवर्क और शुरुआती पूंजी तक पहुंच है। ये दुनिया के ज्यादातर उद्यमियों के लिए सच नहीं है। हाँ, सही बात है। और दूसरी आलोचना ये है कि थील एक महान विचार को उसके निष्पादन यानी एग्जीक्यूशन से ज्यादा महत्व देते हैं, जबकि सच तो यह है कि बिना जबरदस्त मेहनत के एक महान विचार भी कूड़ेदान में चला जाता है। तो संक्षेप में 0 to 1 कोई कदम दर कदम मिलने वाली सफलता की गाइडबुक नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक चुनौती है, ये आपको उकसाती है, और इसका मूल संदेश है, अगर आप भविष्य का निर्माण करना चाहते हैं तो वर्तमान की नकल करना बंद करें। ये किताब हमें हर मानी हुई बात पर सवाल उठाने और पहले सिद्धांतों से सोचने पर मजबूर करती है। भले ही कोई थील के सभी तर्कों से सहमत ना हो, लेकिन वे जो सवाल उठाते हैं वे हर उस व्यक्ति के लिए अनमोल हैं जो कुछ नया, कुछ सार्थक बनाना चाहता है। और आज के श्रोताओं के लिए अंतिम विचार। किताब का तर्क है कि भविष्य का निर्माण व्यक्ति करते हैं, बड़ी बड़ी समितियां या सिस्टम नहीं। अगर ये सच है तो किसी के अपने क्षेत्र में, अपनी नौकरी में या अपने जुनून में वो एक रहस्य, वो एक छिपी हुई सच्चाई क्या है जिसे बाकी सब नजरअंदाज कर रहे हैं। अगर आपको ये ज्ञानोदय पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में बताइए कि इस पॉडकास्ट का कौन सा हिस्सा आपको सबसे अच्छा लगा, और हमें ये भी बताइए कि आप किस किताब या किस विषय पर अगला पॉडकास्ट सुनना चाहेंगे। धन्यवाद।